लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था, कर लिया होगा। अरे नहीं किया? लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो था, पहला क्वेश्चन था 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, यही था ना बे? और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना था, H+N कंसंट्रेशन निकालना था, पीएच निकालना था, सब निकाल लियो ना। तो के दिया है वो कितना दिया है? 2 × 10⁻⁵ है यार ये तो। एट 8.85 आना चाहिए आंसर। कितने लोग इसका पीएच का आंसर निकाले हो? कितना आ रहा है? यही तो बोला मैंने, 8.85 कितने लोग निकाले हो? अभी जस्ट निकाले। क्या सही है? तू तेरा कितना है? क्वेश्चन क्या गलत किया तूने? अभी तो के की वैल्यू पता है ना तुझे, कितना लिखा है तूने? ऐसा क्यों लिखा तूने? पढ़े लिखे इंसान से कॉपी करना चाहिए। कॉपी भी करो तो ढंग की जगह से कॉपी। ठीक है, तो अभी उसको चेंज करके वापस से करेंगे तो आ जाएगा। क्या 8.85 आ रहा है? कितने यार अब 8 अब बाकी लोग निकाले ही नहीं आंसर, तो फिर मैं क्या बताऊं? ठीक, तो मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा। इसका पीएच का वैल्यू आएगा 8.85। जितने लोग निकाले हैं उनमें ज़्यादातर लोगों का 8.85 आ रहा है। अगला वाला है, क्या था? अमोनियम क्लोराइड ना, 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड। तो इसका के बी की वैल्यू कितनी दिए हैं? 4 × 10⁻⁵ दिए हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा 5.3, 5.3 आएगा। ये कितने लोग निकाले हो? 5.3। ठीक है, तो जो जो किए होंगे वो उनसे आंसर आएगा, और जो नहीं किए होंगे तो फिर नहीं आएगा। कैसे ही आ पाएगा? और अगला ऑब्वियसली रहा होगा अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट में अगर के ए 2 × 10⁻⁵ है और के बी 4 × 10⁻⁵ है, तो 7.15 आंसर आएगा। ठीक है, 7.15 अभी जस्ट सॉल्व किया। तो ये कितने लोग आंसर निकाले हो? मैं नहीं करूँगा, इसको तुम करना। आंसर बता दिया मैंने, घर से करके ले आके मुझे दिखा देना। जिनके अंदर इच्छा होगी करने की करेंगे। वैसे नीट में काफ़ी सारा सिलेबस कम कर दिया है, नहीं? पता है कि नहीं पता? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टोटल 9 चैप्टर इन्होंने गायब ही कर दिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, स्टेट्स ऑफ मैटर ही गायब कर दी। बताते, रुक जाओ। तुम लोगों को सिलेबस पता है कि नहीं पता है? मैं बता देता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पूरा गायब हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने पढ़ा दिया था 5 मिनट में, वो भी गायब कर दिया। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो मैंने नहीं पढ़ा है वो भी गायब कर दिया, जो पहले से भी गायब ही था वो। हाइड्रोजन एस ब्लॉक तुम्हारा चैप्टर गायब हो गया। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, ठीक है। ई ब्लॉक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस गायब हो गया। ई ब्लॉक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस, बाकी सब है, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं आ रही। सॉलिड स्टेट नहीं आएगा। पढ़ा रहे बता, सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं आएगा। मेटलर्जी भी नहीं आएगा, हटा दिया है पूरा। डीएनएफ ब्लॉक में जो लेंथेनाइट्स की रिएक्टिविटी वाला टॉपिक है वो भी हट गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
ये दोनों ही चैप्टर गैप कर दिए हम। बायोमॉलिक्यूल में पॉलीसैकेराइड्स गैप कर दिया। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐड हुआ है। क्या? उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है जो ऐड हुआ है तुम्हारे नए सिलेबस में, कि कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, तो अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है? और कोशिश किया जाएगा कि लैब में कुछ एक दो प्रैक्टिकल करके दिखाऊं मैं तुम्हें, तो करा सकते हो बिना हार्मफुल। अरे यहाँ पे ही लैब बना के एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, यहीं क्लास में हम। लाफिंग गैस नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो। लाफिंग गैस के रिस्क लाफिंग गैस बनाने के बाद पता चले थे, तो अभी नहीं बताएंगे। हाँ, अरे लाफिंग गैस बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बना के सबको थोड़ा थोड़ा सुंघा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लाफिंग गैस बनाने में दिक्कत ये है कि अगर वो ब्लास्ट करेगा तो सिर्फ मुझे नहीं ले जाएगा, ये पूरा बिल्डिंग ले जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव होता है, वो थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट ये बिल्डिंग गिराने के लिए सफिशिएंट। हाँ, एक बार तो कर ही दिया है तुझे रख के बिल्डिंग में, नहीं? बाकी जो भी चेंजेस हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से देख लेना कि क्या ऐड हुआ है और क्या गायब हुआ है। एक बार खुद से देखे रहोगे तो उस हिसाब से सही तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं बची है। हाँ, पर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में एक चीज़ कहूँगा, बिना स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े तुम ना इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगा पाओगे, ना इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट समझ, नहीं थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ। स्टेट्स ऑफ मैटर भले ही गायब हो गया है, पर आइडियल गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो पढ़ लेना, ये क्वेश्चन भी लगा लेना, का यूज़ करके। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने बताया था, के पी या अल्फा और पी के बीच में रिलेशन निकलवाया था, याद आ रहा है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज़ होता है क्या? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े रहना। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी प्लस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पढ़ के रखना, क्योंकि वो बाकी में तो ऐसा पूरा चैप्टर ये नहीं कि गैस स्टेट पूरा छोड़ ही देना, वो छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आगे कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? बस इतना ही है, बाकी खुद से देख लेना। ये जो आंसर दिए थे वो कर लेना। ठीक है, लिखो बफर सोल्यूशन का क्या क्या आंसर बताया मैंने। 0.1 मोलर का कितना बताया मैंने अभी? 8.85। इसका कितना बताया? 5.3। और का आंसर कितना? 7.15 ये रहेगा। और इसको अपने मन से घर पे सॉल्व करके निकाल लेना। और ये आंसर नहीं आता है मतलब दोबारा करने की जरूरत है, फिर से करना आएगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले से भी आ जाएगा। देखो बफर सोल्यूशन, कोई भी इंसान बफर सोल्यूशन के बारे में बता सकता है इस पूरी क्लास में? तब चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। बैठ जाओ। और कोई डिफरेंट? इसने कहा कि बफर एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एसिड और बेस मिलाएं तो पीएच में बिल्कुल भी चेंज ना हो, यही बोला ना तूने? 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप या 1-2 ml? 1-2 ml और 1-2 ड्रॉप दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। 40 ड्रॉप से 1 ml बनता है, तुझे पता है ना? रिलेटिव टर्म है, अगर 1 लीटर है उसमें 2-3 ड्रॉप मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लीटर है तो उसमें 2 ml मिलाएंगे तो भी। बैठ जा बैठ जा। एक जो कॉमन मिस्टेक है ये सब में रहती है, देखो डेफिनेशन,
solution which resist in change in pH. Solution which resist change in pH on addition of अचानक से आवाज तेज कैसे हो गई? On addition of small amount of strong acid और बेस, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड और बेस मिलाएं तो वो उस पीएच के चेंज को क्या करे, रेसिस्ट करे। अब पीएच के चेंज को रेसिस्ट करना और पीएच के चेंज को मेंटेन करना दो अलग अलग चीज़ें होती, ठीक है। रेसिस्ट करने का मतलब उतना चेंज नहीं होगा जितना होना चाहिए, और मेंटेन करने का मतलब जितना पीएच है उसमें जीरो चेंज होगा, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन पीएच के चेंज को कांस्टेंट रखता है कि रेसिस्ट करता है? रेसिस्ट करता है। एसिड मिलाने से पीएच घटेगा, बेस मिलाने से पीएच क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए इन बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन बस पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है, उसको रोकता नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे अब स्मॉल अमाउंट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट रिलेटिव टर्म है। मैं जैसे मैंने बताया, अगर एक बीकर में बफर सोल्यूशन लिया है ना, 1 लीटर या मान ले 100 ml लिया, 100 ml है, इस 100 ml के लिए स्मॉल अमाउंट क्या होगा? 1 ml, 1 ml स्मॉल अमाउंट। लेकिन अगर कोई बड़ा कंटेनर है जिसमें 100 लीटर है, 100 लीटर के लिए यहाँ पे 1 लीटर भी छोटा अमाउंट, ठीक है। तो 1 ड्रॉप या 1 ml की बात नहीं है, स्मॉल अमाउंट में है रिलेटिवली, ठीक है। जैसे पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी ले लेते हैं, 1 लीटर पानी का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7, यही होगा ना। 2 लीटर पानी का पीएच कितना होगा? 3 लीटर का भी। अच्छा, यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लगा, ठीक है। मान ले कि मैं इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करता हूँ, 3.65 मिलीग्राम HCl। 3.65 मिलीग्राम HCl, ये बहुत ज़्यादा HCl है कि बहुत कम HCl है? बहुत ही कम HCl है, दिखाई दे रहा है। कोई ये बता सकता है कि 3.65 मिलीग्राम HCl कितना मोल HCl बनेगा? वेट दिया हो तो मोल कोई निकाल पाया आज तक? तो इसका HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। ये मिलीग्राम में है तो ग्राम में कितना होगा? 3.65 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36.5, ये कितना आ रहा है? 10⁻⁴, यही आ रहा है। अब 1 लीटर में 10⁻⁴ मोल HCl है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, ये कोई बता सकता है? 10⁻⁴। तो पीएच कितना हो जाएगा? यही आ रहा है। पहले पीएच कितना था? 7, अभी कितना है? 4। पीएच में कितने का चेंज हुआ है? 3 यूनिट का चेंज हुआ है, दिख रहा है। ये जो 3 यूनिट का चेंज है, बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है। 14 का तो यूनिट ही होता है, 0 से लेके 14 तक का तो यूनिट ही होता है, उसमें 3 यूनिट का पूरा चेंज कर दे रहा है। और भी कितना है? मिलीग्राम HCl मिलाने से पे बहुत ही कम HCl मिलाने से पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। तो क्या ये पानी पीएच के चेंज को रेसिस्ट कर पा रहा है कि नहीं बे? नहीं रेसिस्ट कर पाएगा, थोड़ा सा मिला पूरा पीएच चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या मिला? 4 मिलीग्राम NaOH मिला। तो 4 मिलीग्राम NaOH मिला है, मतलब कितना ग्राम NaOH मिलाए हैं? 4 इंटू 10⁻³ ग्राम NaOH मिलाए हैं। तो कितना मोल NaOH मिलाए होंगे? 540। ये 40 समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? 40। तो ये कितना मोल है यहाँ पे? 1 इंटू 10⁻⁴ मोल है। तो OH एन कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे? 10⁻⁻, POH कितना आएगा? 4।
तो जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? 10। दिख रहा है ना? पीएच 10 है। तो बहुत थोड़ा सा 4 मिलीग्राम एनएच मिला है। दिमाग में फोटो बन रहा, 4 मिलीग्राम कितना होगा ना? 4 मिलीग्राम मतलब एनएच का इतना छोटा टुकड़ा लेते हैं तो 4 ग्राम का होता है। ठीक है, तो उसके उसके 1000 पार्ट करो, वो पता भी नहीं चलेगा, एक चुटकी भी नहीं होगा। हाँ हाँ, वो उस एक चुटकी की कीमत तुम नहीं जानते हो। वो बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे, लेकिन पानी को उसकी कीमत पता। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मिला, पीएच कितना सीधा भाग के गया बे? 10 यूनिट भाग गया। ये सिग्निफिकेंट चेंज है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज है? काफी सिग्निफिकेंट है। इतना कम एसिड वेस्ट मिलाने से इतना फ्लक्चुएशन होता है, दिख रहा है ना बे? तो मतलब पानी बफर सोल्यूशन है कि नहीं है? नहीं, पानी बफर सोल्यूशन नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे जो एक्चुअली में पीएच के चेंज को रोक ही देते हैं, रेसिस्ट वेसिस्ट नहीं करते, सीधा रोक देते हैं। देखो इसको ध्यान से। चल जा भाई, इतना स्लो काम करता है तो हमको लगता है 1 लीटर 10 मोलर HCl लिया, 10 मोलर HCl लिया। अब 10 मोलर HCl लिया है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? हाँ, 1। क्योंकि 10 मोलर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्टिव मास रखेंगे। कितना? 1। ऐसे में जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? 0। दिख रहा है ना भाई? पीएच 0 है, 0 आएगा, 1 आएगा। 0 log 1 जो होता है वो 0 होता है, पता है ना भाई सबको? तो यहाँ से उठते उठते वो वहां पहुंच गई है, वो एकदम पीछे जो बैठी है। अब कुछ दिन बाद तू, उसके पीछे तो जगह है नहीं, और तू अपनी जगह नहीं छोड़ रही, यहीं बैठेंगे। मैंने कहा है वो वाली सीट पे मत बैठा कर। तू कहीं भी फिट हो सकती है, तुझे पता है? कहीं भी गोदी में बैठ सकते इसके। नहीं, तुझे वहीं बैठना है बात। तो पीएच यहाँ पे कितना आएगा बे? 0। अब मान ले कि मैं इसमें 36.5 ग्राम HCl मिला देता हूँ। ग्राम HCl बोला, 3.65 मिलीग्राम HCl नहीं, 36.5 ग्राम HCl मिला, मतलब कितना मोल HCl हुआ? 1 मोल HCl हुआ। तो अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 11 मोलर ऑफ HCl हो जाएगा। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बे? अरे कितना हो जाएगा? 1। अभी भी क्या है? 1। तो पीएच कितना हो जाएगा? अभी भी 0। तो पहले भी पीएच कितना था? 0। और एसिड मिला है, 1 मोल HCl मिला है, बहुत ज़्यादा। ये HCl कम मिला है कि बहुत ज़्यादा मिला है? बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा HCl मिला है। इसके बावजूद में भी पीएच में चेंज कितना है? 0। क्या करो इसमें? 40 ग्राम NaOH मिला दो। 40 ग्राम NaOH का मतलब कितना मोल NaOH? 1 मोल NaOH मिला है, तो 1 मोल NaOH इसमें से 1 मोल HCl को खा जाएगा। खा जाएगा ना बे? बचेगा कितना? 9 मोल HCl बचेगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? फिर से 1। और पीएच कितना हो जाएगा बे? 0। इतना ढेर सारा एसिड और इतना ढेर सारा बेस मिला है, फिर भी पीएच में एकदम चेंज नहीं हुआ। दिख रहा है? ये पीएच की चेंज को रेसिस्ट कर रहा है कि रोक ही दे रहा है? ये भी बफर नहीं है। दिख रहा है? और ये पीएच में थोड़ा सा भी मिला रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये भी बफर नहीं। समझ में आ रही है बात? बफर जो होता है वो पीएच के चेंज को क्या करता है? रेसिस्ट करता है। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ बफर।
टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। क्या हमारी इच्छा है, तुम करना चाहो कर सकते, समय नहीं मिलेगा बस। उतने जितने देर में समझा रहे हो उतने देर में लिख पाते हो तो अच्छी बात है, अलग से समय नहीं देंगे। अच्छा तब समझ रहे थे, एक साथ समझते हुए लिख नहीं सकते हो? हाँ, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक। नहीं मना किया हूँ क्या? ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। पीडीएफ मिलेगा ना, वहां से ना छाप लेना, ठीक है। पहला लिखो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। देखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ a weak acid and salt of this weak acid, salt of this weak acid with any base, with any base। अच्छा, किताबों में ना विद एनी बेस की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लिखा रहता है, पर मैं तुम्हें अभी इस क्लास में बताऊंगा कैसे कोई भी बेस रहेगा तो भी ये एक बफर बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा, ठीक है। दूसरा लिखो बेसिक बफर। बेसिक बफर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक बेस, weak base and salt of this weak base, salt of this weak base with any acid। किताब में फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा रहता है, पर ये डेफिनेशन हर जगह काम करेगी। और तीसरा लिखो सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर, लिखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिंगल solution of a salt, सिंगल solution of a salt, of a base salt, a salt मत लिख दो, of weak acid and weak base। ढेर सारे ऑफ लिखवा दिए हैं, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जो किसी वीक एसिड और वीक बेस का एक सॉल्ट होगा, उसी के सोल्यूशन को भी हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट बफर बोलेंगे, ठीक। एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिडिक बफर क्या होता है? इसमें एक वीक एसिड होता है और इसके साथ क्या रहता है बे? एक सॉल्ट रहता है। और ये सॉल्ट किसका होना चाहिए? इसी वीक एसिड प्लस कोई भी एसिड हो सकता है, कोई कोई भी बेस हो सकता है, क्या कोई भी बेस होगा चलेगा। ए बी का मतलब क्या है? एनी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ठीक है। बेसिक बफर जो होता है, इसमें जो मिक्सचर होगा वो होगा एक वीक बेस प्लस एक सॉल्ट होगा, और ये सॉल्ट इसी वीक बेस का होगा और उसके साथ कोई भी एसिड रखेंगे, क्या। सॉल्ट बफर होगा वो एक सिंगल सोल्यूशन होगा, एक सिंपल सॉल्ट होगा जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो, क्या। वो सॉल्ट किसका होना चाहिए? वीक एसिड वीक बेस का होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट बफर। छाप लो और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखें, क्या।
आज ये नहीं आया, इसके नहीं रहने से बहुत शांति रहती है। पीछे बैठा है? अरे तू वहां छुपा बैठा है। तबीयत ठीक है तेरी? देखो, बेइज्जती तो ऐसा है नहीं कि उसका एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना। ऐसा तो है नहीं कि बेइज्जती बस यहीं तक, तीसरी सीट तक जाती है। बेइज्जती तो बहुत दूर तक जा सकती है। तुम नहीं रहोगे तब भी जाएगी तुम्हारे तक, रिकॉर्डिंग से पहुंच जाएगी। लिख लिया? लिखो। फाइंड द टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। फाइंड द टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन इन फॉलोइंग केसेस। कुछ मिक्सचर बना रहे हैं, तुम्हें बताना है कि वो मिल के किस टाइप का बफर बना रहे हैं। एसिडिक बफर बना रहे हैं, बेसिक बफर बना रहे हैं, या सॉल्ट बफर। क्या? शांति से बैठे मत रहो कि जब मैं पूरा लिख लूंगा तब लिखना शुरू करो। करना शुरू करो। और खाली छापना नहीं है, पहला वाला छापोगे फिर उसको कुछ एसिडिक बेसिक या सॉल्ट बनाओगे, फिर अगला वाला लिखो ना। ये नहीं कि सारे छाप के बैठे हैं फिर इंतजार करेंगे हम सॉल्व करेंगे करेंगे।
ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा, अभी एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होगा, दिखाई तो दे रहा होगा। उतने में सॉल्व भी तो करेंगे, जगह बना के रखा है तो उसमें समझाऊं। मिटाने का भी ऑप्शन। पहली वाली लाइन कितने लोग कर लिए वो हाथ उठाओ। पता नहीं क्या कर रहे हैं, जल्दी करो। तुम लोग चाहते हो मैं कुछ क्वेश्चन कम कर दूं? बोलो, मैं मिटा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आई होप पहली लाइन तो सबने कर ही लिया होगा। फिलहाल देखते हैं कितने लोगों को लगता है ये एक एसिडिक बफर बनेगा। हाथ उठाओ, एसिडिक बफर। तो लोग बेसिक बफर वाले हाथ उठाओ, बेसिक बफर। 4 लोग बेसिक बफर में भी हाथ उठा रहे हैं, छोटा छोटा, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। सॉल्ट बफर वाले हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ पे सॉल्ट बफर लगता है तो। बाकी लोग क्या कितने लोग लगता है कि ये बफर ही नहीं बनेगा? ठीक, तो ये बफर नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पे जो सॉल्ट लिया है वो किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और साथ में क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। तो ये कौन सा बफर बनता है? ये तो मैंने कभी लिखवाया ही नहीं, ये कोई बफर नहीं बनेगा। ये देखो, यहाँ पे जो सॉल्ट लिया है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, और साथ में क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा बफर बनेगा? एसिडिक की बेसिक? कोई बफर नहीं बन। यहाँ भी जो सॉल्ट लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, नहीं बनेगा। दिख रहा है? तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? बाकी पता नहीं क्या, तू तो इस पे हाथ उठा रहे थे एसिडिक बफर पे। तो हाथ तूने गलत, मतलब उधर हाथ गलत उठाया था। अच्छा, मेरे बताने के बाद सही किया, ये बोलना। हाँ, ये वाला देखते हैं। ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और, सॉरी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, कैसा बफर बनेगा? कोई बफर नहीं। ये देख, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, कोई बफर नहीं बने। ऐसे बफर नहीं बनते। ये देख क्या लिया, वीक एसिड, सॉरी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और साथ में वीक एसिड लिया है, कौन सा बफर बनेगा? हाँ, वीक एसिड लिया है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया है, कौन सा बफर बनेगा फिर? कितने लोगों को लगता है कि एसिडिक बफर बनेगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है बेसिक बफर बनेगा? और ऊंचा हाथ उठाओ। सॉल्ट बफर वाले पे। और कितने लोग ये सही सही समझ पाए कि यहाँ कोई बफर नहीं बनेगा? अरे इसमें तो हाथ, किसी में तो हाथ उठाओगे। तो ये कोई बफर नहीं बनेगा। यहाँ पर जो वीक एसिड है उसी का सॉल्ट होना चाहिए यहाँ पे। ये वही एसिड है जिसका सॉल्ट है, दूसरा एसिड है ना। वीक एसिड होना चाहिए और साथ में उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद कोई भी बेस। ठीक है, तब ये बनता बफर।
जैसे ये है, ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड। और क्या ये जो सॉल्ट है उसी वीक एसिड का है? अबे है कि नहीं? ये कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक बफर बनेगा। ये भी कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक बफर बनेगा। ना, कोई बफर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये देख, ये एस्टिक एसिड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एस्टिक एसिड का सॉल्ट। बनेगा वे, बिल्कुल बफर बने। ठीक है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग पहली लाइन एटलीस्ट पूरा सही सही कर पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। और बाकी लोग, मैं बताऊं, तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता है क्वेश्चन। तो ये जीरो लेवल का क्वेश्चन था। ये तो इतना तो बोर्ड के में ही पढ़ाया जाता। खैर, उधर आते। सेकंड वाली लाइन किया कि नहीं किया? जल्दी कर, जल्दी कर। आयनिक वाले में तुम लोगों में थ्योरी ऑफ इंडिकेटर हटा दिया है, पता है ना? हाँ। आयनिक वाले में थ्योरी ऑफ, हाँ, प्रैक्टिकल वाले में टाइट्रेशन में इंडिकेटर के बारे में है या नहीं है? क्या? तो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर गायब हो गया तो चलो अच्छी बात है, आयनिक इक्विलिब्रियम जल्दी खत्म होगा। फिर सॉल्ट पढ़ा के छोड़ दें। नहीं नहीं, ये नहीं। क्या? नहीं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था मैंने। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, स्पेलिंग के अलावा भी। पता है ना क्या होता है डिफरेंस? अमाउंट पता कर। क्वालिटेटिव मतलब एक सोल्यूशन दे दे और तुमसे पूछे कि सोल्यूशन में क्या है, तो वो क्वालिटेटिव का पार्ट बनता है। और सोल्यूशन जैसे मान लो कि H2SO4 का सोल्यूशन दे दे और पूछे कि बताओ इसमें कितना मोलर H2SO4 सोल्यूशन, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट बनता है। कितने लोग सेकंड वाली लाइन पूरा कर लिए? सेकंड वाली लाइन मतलब उधर वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन। पता नहीं क्या कर रहे हो। जल्दी करो।
ठीक, पहला वाला तो कर लिए होगे कम से कम। ये क्या है? वीक बेस। और ये क्या उसी सॉल्ट का वीक बेस है? सॉरी, उसी वीक बेस का सॉल्ट है। कैसा बफर बनेगा? बेसिक बफर। दिख रहा है ना बे? ये कितने लोग सही सही सोचे थे? ठीक है, नहीं सोचा था? कहाँ है बे? अरे ठीक है, उठा ले, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका हाथ पकड़ के उठा देना, ठीक है। ये वाला देख, ये क्या है? वीक बेस। और ये क्या है बे? उसी वीक बेस का क्या है? सॉल्ट। एसिडिक बफर की बेसिक बफर? बेसिक बफर बनेगा ना? ये ठीक है बे? ये एसिड है कि बेस है? सॉल्ट है किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ये कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक की बेसिक? ये सॉल्ट बफर बनेगा। और ये सॉल्ट बफर बनेगा सिर्फ इसकी वजह से। इसकी जरूरत नहीं है। अगर NaCl रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात। पर खाली ये रहेगा तो भी बफर बन जाएगा। इसको हम लोग सॉल्ट बफर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ये वाला देखते हैं। ये एक वीक बेस है, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है? और क्या ये उसी वीक बेस का सॉल्ट है? नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है। तो ये किसका सॉल्ट है? एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अरे सॉल्ट पता चलता कि नहीं बे? ये किसका सॉल्ट है? एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या लिए हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बफर बनेगा? बेसिक बफर। ये देख, एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है, और साथ में क्या लिए हैं? एस्टिक एसिड। क्या बनेगा ये? एसिडिक बफर। दिख रहा है? और यहाँ पे ध्यान से देख, ये जो वीक बेस है उसके साथ सॉल्ट जो लिया है वो भी वीक बेस के साथ लिया है। दिख रहा है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जरूरी नहीं है सॉल्ट लेना। यहाँ तक कितना लोग सही सही कर पाए थे? एक गलत है तो हाथ नीचे रख। तो एक हाथ उड़ा करते सर, चार गलत था बस। ऐसे थोड़े होता है। ठीक, ये वाला देखते हैं। इसमें बफर बनेगा एक को? कितने लोगों को लगता है कि इसमें से एक भी बफर नहीं बनेगा? हाथ उठाओ। एसिड और बेस मिलाने से बफर बनता है क्या? बनता है, बनता है। पहला वाला बफर बनेगा कि नहीं बनेगा बे? नहीं। दूसरा वाला? नहीं। और तीसरा वाला? बनेगा। देखते हैं कैसे। ये कितने लोग सही सही सोचे थे भाई दबे? देखते हैं कैसे। इधर ध्यान से देखो। एस्टिक एसिड और NaOH की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एसिटेट। और क्या बे? पानी। यही बनता है ना? अब अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ और इसका भी 1 मोल लेता हूँ, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? कोई नहीं। तो कौन बचेगा? एस्टिक एसिड के NaOH? दोनों ही गायब हो जाएगा और इसका 1 1 मोल बनेगा। तो सोल्यूशन में इवेंचुअली 1 मोल एस्टिक एसिड और 1 मोल NaOH मिलाए थे, पर बचा क्या बे? 1 मोल सोडियम एसिटेट। और क्या अकेले सोडियम एसिटेट बफर बना पाएगा? अरे बोल, नहीं बना पाएगा। ये बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। पर अगर मैं NaOH 2 मोल ले लेता हूँ, ध्यान से देख, NaOH कितना बच जाएगा यहाँ पे? तो सोल्यूशन में इवेंचुअली क्या होगा? 1 मोल सोडियम एसिटेट और 1 मोल NaOH होगा। क्या ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे? अरे बोल, नहीं, ये भी बफर नहीं बना। पर मान ले कि मैं इसका 2 मोल ले लेता हूँ और इसका 1 मोल, कौन बच जाएगा? एस्टिक एसिड। और ये पूरा गायब हो जाएगा और इसका कितना मोल बनेगा? तो सोल्यूशन में इवेंचुअली 1 मोल सोडियम एसिटेट और 1 मोल एस्टिक एसिड बचेगा। क्या ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और वो कैसा बफर होगा? एसिडिक बफर। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? अभी समझ में आया ना बे? क्वेश्चन नहीं दिए हैं। चला कर। हाँ बोल ना, सुन रहा हूँ।
कहाँ से सुनता हूँ? NaOH वीक बेस है? कब बोला मैंने? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। जितना भी इनऑर्गेनिक बेस होता है सब स्ट्रॉन्ग। इनऑर्गेनिक एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते, ऑर्गेनिक एसिड और बेस वीक होते जनरली। हाँ, कार्बोनिक एसिड तो अब नहीं है, वीक है। कार्बोनिक एसिड तो एस्टिक एसिड से भी वीक होता है। हाँ, वो बफर बना देता है, बिल्कुल बफर बना। ये वाला जल्दी से करो। कितने लोग तीसरी वाली लाइन पूरा कर लिए? कर लिया, कर लिया। पहला वाला देखते हैं। यहाँ देखो, Na2CO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaHCO3 और NaCl। ठीक रहा? अब अगर मैं Na2CO3 का 2 मोल लेता हूँ और HCl का 1 मोल लेता हूँ, तो कौन खत्म हो जाएगा पूरा और कौन बच जाएगा? कितना? और इसका कितना बनेगा? और इसका भी एक। अब NaCl की वजह से वैसे भी बफर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि NaCl न्यूट्रल है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। दिख रहा है कि नहीं बे? अरे दिख रहा है, सॉल्ट सॉल्ट। NaHCO3 में देख, एक H लगा हुआ है। अरे H लगा ना, तो ये एक H+ डोनेट कर सकता है, तो ये क्या बनेगा? एक वीक एसिड। और ये क्या बनेगा? उसी वीक एसिड का सॉल्ट। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक बफर बनाएंगे। क्या? कौन सा बफर? एसिडिक बफर। पर जैसे ही मैं 2 मोल लेता हूँ इसका, दोनों में से कौन बचेगा? और इसका कितना मोल बनेगा? 2 2 मोल। तो खाली ये और ये मिलके बफर बनाएंगे क्या? ये और ये मिलके बफर नहीं बनाएंगे, ये बफर नहीं बने। दिखाई दे रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर 3 मोल मिला दिया, HCl का कितना मोल बच जाएगा? 1 मोल बच जाएगा। और ऐसे में
HCl फिर से इससे रिएक्ट करेगा, और मैंने तुम्हें ये पढ़ाया होगा डबल टाइट्रेशन में। ये 2 बार में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, Na2CO3 का कितना मोल है? 2। और HCl का कितना मोल है? 1। तो अब कौन बचेगा यहाँ पे? कितना? और H2CO3 कितना बनेगा? अब ध्यान से देख, ये एक वीक एसिड है क्या? अब है ना? और क्या ये वाला अब उसी वीक एसिड का सॉल्ट बन रहा है? अबे है कि नहीं? ये कंपाउंड इस जगह पे एसिड की तरह काम कर रहा था, और इस जगह पे किस तरह से काम कर रहा है? सॉल्ट। क्या उसी का सॉल्ट है? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पर बनाएंगे। तकलीफ में हो? ध्यान से सुनते रहना। अच्छा, अगर मैं इसका 4 मोल लेता हूँ, ऐसे में इसका यहाँ पे कितना मोल बचेगा? 2 मोल। अब सोल्यूशन में आगे इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल है, तो इसका भी 2 मोल और इसका भी 2 मोल होगा, तो कौन बच जाएगा यहाँ पे? कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे 2-2 मोल बच। ठीक है। खाली अकेले H2CO3 मिलके बफर बना लेगा क्या बे? नहीं, तो ये बफर नहीं बनेगा। क्या तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो लोगों को? पहले वाले में बफर बना, दूसरे वाले में नहीं बना, तीसरे वाले में बना, चौथे वाले में नहीं बना। थियरी ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से पांचवे वाले में क्या होगा? नहीं बना। थियरी ऑफ कंटिन्यूटी कौन सी थियरी होती है? अपने मन से कोई भी थियरी लगा रहा। अगर इसका 5 मोल लेते हैं, देखो ध्यान से, तो इसका कितना मोल यहाँ बचेगा? 3। तो इसका 3 मोल अगर यहाँ बना, तो यहाँ कितना मोल बच जाएगा? 1 मोल। अब 1 मोल HCl और 1 मोल H2CO3 मिल के बफर बनाएंगे क्या? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी कुछ नहीं होता। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये अपने मन से सही से खैर, लिखो पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। और उसमें सबसे पहला आएगा एसिडिक बफर। सबसे पहले आएगा एसिडिक बफर। लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ाए है नहीं, क्वेश्चन दे रहे? पढ़ा रहे, क्वेश्चन नहीं दे रहे, पढ़ा रहे। लिखो कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर solution, an acidic buffer solution having concentration point 1 with respect to acetic acid, point 1 with respect to acetic acid। में पूरा विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है, WRT भी लिखोगे वो उसका वही मतलब। विद रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड एंड पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एसिटेट। पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एसिटेट। के की वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁵। के की वैल्यू 1 × 10⁻⁵। जल्दी करो। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिलके कैसा बफर बनाएंगे? एसिडिक बफर की बेसिक बफर? एसिडिक बफर। और के दिया हुआ है, तो क्या इसका पीएच निकाल पाओगे तुम लोग? निकालो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए हो? ऐसा क्वेश्चन कभी कराया जिंदगी में? कराया है? ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है, यही क्वेश्चन कराया है। उनको पता ही नहीं चलता है, सेम दिया हुआ क्वेश्चन देते हैं, एटलीस्ट तब कर लिया करो। ऐसा करो, वो जब डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड पढ़ा रहे थे उसको ओपन करो। जब डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड पढ़ा रहे थे वो ओपन करो। 5.4 नहीं हो, 5 हो। आंसर 5 है। अभी जस्ट किया 5 ही आ गया। अब डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड में के का एक फॉर्मूला डिराइव करवाए थे, याद आ रहा है? उसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन दिए थे, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H प्लस एन कंसंट्रेशन एंड pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड करवाया था। इन उसका थर्ड पार्ट देखो, इन 0.1 मोलर सोडियम एस्टेट। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। वहां पर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था? 0.1। यहाँ कितना है? 0.1। वहां सोडियम एस्टेट का कंसंट्रेशन कितना था? 0.1। और यहाँ कितना है? 0.1। वहां के की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻5। यहाँ कितनी है? 10⁻⁻5। बस। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है कि अलग अलग क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है, बस वहां बताया नहीं था कि बफर सोल्यूशन है ना, तब सॉल्व कर लिए थे। यहाँ बता रहे हैं कि बफर सोल्यूशन है, तब सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। काहे नहीं कर लोगे बे? दोनों जगह सेम आंसर है। और बफर सोल्यूशन के बारे में बिना बताए बफर सोल्यूशन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ऐसे ही पढ़ा दूंगा, पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया हूँ। बफर सोल्यूशन पढ़ा चुका हूँ मैं, करो अभी बिना पीछे देखे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वहीं से छापेंगे इधर भी, अरे वहां से तो मत छापो यार, अपने से एक बार कर लो। अब तो बता भी दिया कि कराया हुआ है, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है। और ऐसा एग्जाम में भी कई बार होगा, क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन ही आया रहेगा, वही नहीं कर पाओगे, लैंग्वेज चेंज रहेगी। एग्जैक्ट मैं थोड़े पेपर बना रहा हूँ कि जैसा लैंग्वेज क्लास में यूज़ किया वैसे ही पेपर में यूज़। अंग्रेजी समझ में आती है ना भाई तो लोगों को? मेरी नहीं समझ में आती, कम से कम एग्जाम वाली अंग्रेजी समझ लेना। ठीक है, इधर देखो। तो ये है हमारा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड डिसोसिएट होता है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा कि पूरा बे? पार्शियली डिसोसिएट होगा क्योंकि वीक एसिड। और एसीटेट आयन क्या होगा? पूरा डिसोसिएट। दिख रहा है ना? Na+ नहीं, Na+। अब इधर ध्यान से देख, इस इक्विलिब्रियम के लिए कैसे लिखा जाए? क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या? एस्टिक एसिड, यही बनेगा। ध्यान से सुनना। और तुम्हें पता है ये जो केस ए है वो Kc जैसा ही होता है, मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन में बढ़ा दूंगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। ये कैसे रह सकता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है और K कांस्टेंट है? जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा एसिड मिलाऊंगा मैं, मान लें कि इसमें HCl मिला दिया मैंने थोड़ा सा, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे में रिएक्शन क्या चाहेगा? H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी?
बैकवर्ड, और H प्लस एन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। एसीटेट एन का कंसंट्रेशन काफ़ी कम, और एसिटिक एसिड का और बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से के क्या रहेगा बे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट। पढ़ाएगा भी जिंदगी में, कॉमन है। H प्लस एन का कंसंट्रेशन बढ़ाने से H प्लस एन का इक्विलिब्रियम पीछे चली जाएगी, H प्लस एन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, पीएच क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। एग्जैक्टली उतना ही मेंटेन नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम मेंटेन। ठीक है, और मान ले कि मैं इसमें बेस मिला देता हूं, तो बेस मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये बेस इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, पानी। तो H प्लस एन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हट जाएगा, तो के ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, जिससे H प्लस एन कंसंट्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, और ये थोड़ा सा घटेगा, जिससे के क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो जैसे ही हम बेस मिलाएंगे H प्लस एन का कंसंट्रेशन घटेगा, ये इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगी, H प्लस एन का कंसंट्रेशन वापस बढ़ जाएगा, और फिर पीएच मेंटेन रहेगा। बफर कैसे काम कर रहा है समझ में आ रहा है सबको। मुझे ना कभी एक चीज़ नहीं समझ में आती है, अगर ये ऊपर वाला इक्विलिब्रियम आगे पीछे होने से ही पीएच कंट्रोल हो जा रहा है, तो हाई क्या ले लिया, खाली एसिटिक एसिड रहता भी काम चल जाता। नहीं बे, खाली एसिटिक एसिड, जब ऊपर वाला इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है, एसिड मिला रहे हैं तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम पीछे चला जा रहा है, बेस मिला रहे हैं ऊपर वाला इक्विलिब्रियम आगे चला जा रहा है। फिर ये सोडियम स्टेट किस लिए लिए, मोरल सपोर्ट के लिए। तो क्या जरूरत है, बिना सोडियम स्टेट के बफर क्यों नहीं बन रहा है। मैंने लिखवाया है, वही पूछ रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, डेफिनेशन नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है उस सॉल्ट की, बिना उस सॉल्ट के भी तो लॉजिकली आगे पीछे ऐसा शिफ्ट होने से पीएच कंट्रोल हो जा रहा है। तो पीएच कंट्रोल खाली इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से ही हो रहा है एसिटिक एसिड वाला, तो सोडियम स्टेट लेने की जरूरत ही क्यों। कॉमन एन लेना था तो हम H प्लस लेके भी तो कॉमन ले सकते थे, उससे भी बफर बन जाता, पर H प्लस लेने के साथ बफर नहीं बनता। कौन बताएगा लॉजिकल आंसर, फालतू बकवास नहीं। कोई भी पूरी क्लास, क्वेश्चन समझ में आया मेरा, तो बहुत सारे लोग हैं उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैंने कहा कि H प्लस मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे चली जाएगी और पीएच मेंटेन हो जाएगा, OH आयन मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम आगे चली जाएगी, पीएच फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो जब वही आगे पीछे होकर पीएच मेंटेन कर ले रहा है, काहे लिए सोडियम स्टेट मिला है उसमें सस्ती का। क्वेश्चन समझ में आया सबको। हाँ तू खराब, गाल में जो सटा, बता। तो जो तुझे आता है पहले से वो तो तू पढ़ेगा नहीं, और जो तुझे आता नहीं है वो भी तू पढ़ा नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। नहीं, तू ये एक साल भी वेस्ट करने ही आया है। नहीं नहीं, हरकतें तो तेरी वही है। क्लास में बैठे रहेंगे, अरे ये तो पढ़ा हुआ है यार, क्या करेंगे पढ़ के? ये तो आता ही है मुझे, नहीं पढ़ेंगे। और जब कोई ऐसी चीज आएगी जो नहीं आती तुझे, तो अरे ये तो नहीं आता तो छोड़ो इसको, ये भी नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेगा क्या तू फिर, बैठ जा उसके बगल में खड़ा। अरे आज वो नहीं है तेरे साथ जो बैठता था, वो कहाँ है, आज नहीं है वो, कहाँ है, क्या कर रहा है, तुझे कोई आइडिया है। बैठ जाओ, वो कहाँ गए बीच में मुंह छुपा के बैठी है, हाँ तू खड़े। हाँ हाँ तू ही, पता है तुझे, तुझे बोल, तेरे पास कोई आंसर है, तू भी वही कर रही है, ये तो आता है मुझे।
ये नहीं पढ़ा ना तूने? बफर सोल्यूशन तो पढ़ा होगा, कभी दिमाग में तेरे ये नहीं आया? बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तू खड़ी हो गया। खड़ी तो तब बताएंगे तेरे पीछे। तुझे कोई आइडिया है? पूरी क्लास में किसी को भी कोई आइडिया है? बफर सोल्यूशन बनाने के लिए, बफर सोल्यूशन क्या होता है? जो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करे। जब ऊपर वाला इक्विलिब्रियम से ही पीएच का चेंज रेसिस्ट हो जा रहा है, तुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया अभी तक। मेरा क्वेश्चन यही है कि जब ऊपर वाला इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से पीएच का चेंज रेसिस्ट हो जा रहा है, तो हम क्यों कहते हैं कि वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेना पड़ेगा? बैठ जा। वह, दिमाग चल रहा है कुछ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। किससे क्या चेंज हो रहा है? हाँ, के कहाँ चेंज हो रहा है? के थोड़े चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। सोच ले, बढ़िया सोच ले। मैं बताता हूँ। एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? मतलब पूरा डिसोसिएट होगा कि थोड़ा सा बच जाएगा? थोड़ा सा बचेगा नहीं, थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा। के की वैल्यू बहुत कम होती है, पता है ना? इक्विलिब्रियम ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्टेड होगी कि कम है? बहुत कम। तो एस्टिक एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? काफ़ी कम। अब ऐसे में अगर मैं इसमें बेस मिला देता, बेस मिलाने से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ठीक है। और एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा है ना बे? तो क्या इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होने के लिए एस्टिक एसिड यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं है? है है ना? क्योंकि एस्टिक एसिड तो बहुत ज़्यादा था। OH आयन मिलाने से इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अगर मैं इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, मान ले कि मैं इसमें एसिड मिला दिया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पीछे आना होगा रिएक्शन को, तो पीछे आने के लिए खाली H प्लस आयन चाहिए कि एसिटेट आयन भी चाहिए? एसिटेट आयन भी चाहिए। पर एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम। तो क्या रिएक्शन पीछे आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। जब एसिटेट आयन रहेगा ही नहीं तो पीछे ही नहीं आ पाएगी, और पीछे नहीं आ पाएगा तो पीएच कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसलिए बाहर से एसिटेट आयन मिलाते हैं। ठीक है, बाहर से दूसरा कोई सॉल्ट डाल के एसिटेट आयन को कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ताकि जब H प्लस आयन मिलाएं तो रिएक्शन किधर जाए? पीछे जा पाए, जाने की जगह रहे। समझ में आ रही है बात? और इसीलिए उसी एसिड का सॉल्ट लेना जरूरी है, किसी और एसिड का सॉल्ट नहीं ले सकते, ताकि ये पीछे तो जाए। पीछे जाने के लिए अपने को खाली H प्लस थोड़े चाहिए, ये भी तो चाहिए। और ये कहाँ से आएगा फिर? यहाँ से। समझ तो नहीं रहे हो? बफर ऐसे काम करता है। खैर, पर पीएच निकालने के लिए तुम्हें ये पूरी फंक्शनैलिटी समझने की जरूरत नहीं है ना? पीएच निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? इसका कितना बोले? 0.1। इसमें से कितना घटाओगे? 0.1 अल्फा की 0.2 अल्फा? एक्स घटाएंगे, क्योंकि खाली पीएच निकालना है। ठीक है, तो इसका एक्स बनेगा और इसका भी कितना? एक्स। इसका कितना लिए थे? 0.1। पूरा डिसोसिएट होगा, इसका 0.1 और इसका भी 0.1, है ना? अब एसिटेट आयन दोनों जगह से आ रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? एक्स प्लस 0.1। दिख रहा है ना? यहाँ पे एक्सप्रेशन में रखो, इधर इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 0.1 प्लस एक्स इंटू, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। और एक्स क्या है? बहुत ही छोटा है, तो ये 0.1 प्लस एक्स से 0.1 माइनस एक्स काट सकते हो? काट सकते हो अगर एक्स बहुत छोटा हो तो, है ना? और इज इक्वल टू कितना आएगा? 10⁻⁵। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 10⁻⁵। और एक्स है क्या? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब पीएच कितना आ जाएगा? 5। वहाँ भी वही आ रहा था, वही आ रहा था ना? कठिन था? कितने लोग अपने मन से पीएच सही से निकाल पाए बिना पीछे देखे? अच्छा, ये ईमानदार लोग हैं, पता है मुझे कितना ईमानदार। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? ठीक, एक और देते, करो। समय समाप्त हो गया है, अगली क्लास भी मेरी ही है।
तो जब तीसरी क्लास मेरी है और चौथी क्लास मेरी है, तो तीसरी चौथी के बीच में पढ़ने वाला ब्रेक भी मेरा ही है। और ब्रेक मेरा है, मतलब ब्रेक दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे ऊपर। और दूंगा तो कितना ब्रेक दूंगा और किस टाइम इंटरवल भी दूंगा वो भी मेरे ऊपर है। ठीक है, शांति से बैठे रहो। आज फास्ट है मेरा। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा हाँ, रेस्ट तो करना जरूरी है। लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ, मत लिख, तू रहने दे, तू मत लिख। कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर हैविंग कंसंट्रेशन C1 with respect to एस्टिक एसिड। C1 में एक जनरलाइज फॉर्म में करा रहे हैं, ठीक है। C1 विद रिस्पेक्ट टू एस्टिक एसिड एंड C2 विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एस्टेट। C2 विद रिस्पेक्ट टू सोडियम एस्टेट। K की वैल्यू K के बराबर है, K इज इक्वल टू Ka। तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है एसिटिक एसिडिक बफर के पीएच का। अगर 0.1 दिए थे तब तो तुम निकाल लिए, पर C1 C2 देंगे तब क्या निकाल पाओगे क्या? निकाल लो। तुम्हारे पास समय है मात्र 1.5 मिनट का। क्या बर्थ सर्टिफिकेट जमा कर दिया? पेपर ऊपर ध्यान से दिया करो, पता चले प्रॉपर्टीज के पेपर दे पीडब्ल्यू में आ गया। मैं ही पहुंच जाऊंगा कब्जा करने, चिंता मत करो। कर लिया होगा, जल्दी करना। देखो, फॉर्मूला डिराइव करने का मेरा मन नहीं कर रहा है और इसीलिए दे दिया क्वेश्चन। करो। हाँ, तू कब चाहता है? कर देंगे आज। आज हो जाएगा, बैठे रहो, ब्रेक नहीं देंगे, खत्म करके भेजेंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि लगातार पढ़ा के चैप्टर खत्म करके छोड़ा जाए? और कितने लोग चाहते हो कि नहीं, लगातार ना पढ़ा जाए, बीच में ब्रेक लिया जाए, आज खत्म हो चाहे ना हो? ये भी नहीं चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? कि अभी छोड़ दें और सिलेबस भी खत्म कर दें? नहीं, हाँ, पढ़ना नहीं चाहते, खाली सिलेबस खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन कर क्वेश्चन, क्वेश्चनवा करोगे तो सिलेबस खत्म होगा, नहीं खत्म नहीं करोगे तो सिलेबस नहीं होगा। कल भी तुलो में क्लास है ना? कल क्लास होनी चाहिए तुलो। है पर कितनी, दो है कि नहीं है? एक ही है। सैटरडे को दो क्लास लगी हुई है। संडे को तो तुम लोग का, सैटरडे को मैं दूसरी वाली क्लास ले सकता हूँ क्या? सैटरडे वाली क्लास, कल वाली क्लास को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं नहीं? तुम्हारी आदत देखो, रोज 4 क्लास की आदत डाल लो। तू अपना बात कर, तू 1.5 घंटे बाद निकल जाएगा क्या? और तूने क्या बोला, दिमाग का क्या हो जाता है? दिमाग का, दिमाग का इक्विलिब्रियम हिल जाता है। ओके ओके, फिर ठीक, फिर ठीक। मैंने सोचा कि दिमाग का सही हो जाता। ये क्या आदमी है यार ये, ह्यूमर लेवल बढ़ा थोड़ा सा, पता नहीं क्या बोलता रहता। ठीक है, तो कल सैटरडे को भी मेरी लास्ट वाली क्लास है,
और लास्ट वाली क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। कल कल, है ना? अरे तभी सोल्यूशन नहीं खत्म करेंगे तो सोल्यूशन कैसे करोगे संडे वाले पेपर में? थोड़ा सोल्यूशन पढ़ के आना। आज आज पढ़ा देंगे। डिराइव किए कि नहीं? चलो देखते हैं, इधर देखो। एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिए थे? C1। तो इसमें से कितना घटाओगे? x, और इसका भी x, और इसका भी x, और इसका C2 है तो इसका भी कितना होगा? C2 और C2, यही बनेगा। एसिटेट एन कॉमन है, ऊपर से x आ रहा है, नीचे C2, टोटल कितना होगा? C2 प्लस x, और यहाँ भी C2 प्लस। ठीक है, दिख रहा है ना बे? इस फॉर्मूले में रखो, कितना आ रहा है? एसिटेट एन की जगह पे क्या आएगा? C2 प्लस x डिवाइडेड बाई C1 माइनस x, दिख रहा है ना? अच्छा, इंटू x भी आ रहा, यही आ रहा है। और x क्या है? बहुत ही छोटा, तो इसको निगलेक्ट कर, ब्रैकेट से ब्रैकेट भी निगलेक्ट। इस सी से सी को भी काट दें? अरे ऐसे नहीं। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा के ए इंटू C1 बाई क्या? C2, यही आएगा। और x ही क्या है यहाँ पे? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता हो तो क्या कोई pH की वैल्यू निकाल पाया आज तक? अरे निकाल पाओगे कि नहीं बे? यहाँ पे जो pH आएगा आएगा माइनस ऑफ लॉग के ए माइनस ऑफ लॉग C1 और प्लस ऑफ लॉग C2, यही आ रहा है? यही आ रहा है। माइनस ऑफ लॉग के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीके लिख सकते हो ना? और log C2 प्लस log C2 माइनस log C1 को अपन क्या लिख सकते हैं? log C2 बाई क्या? C1, यही लिख सकते हो। तो जो pH का फॉर्मूला आएगा वो आएगा pKa प्लस log, ऊपर किसका कंसंट्रेशन है? C2, C2 मतलब सॉल्ट का या एसिड का? ऊपर आएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन और नीचे आएगा किसका? एसिड का। दिख रहा है ना बे? ये एक फार्मूला डिराइव होके आता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये फार्मूला अपने मन से डिराइव कर पाए थे? वैसे इस फार्मूले को हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, है ना? क्योंकि हेंडरसन साहब ने पहले डिराइव किया था। ठीक है, तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, और याद करते टाइम इस बात का ख्याल रखना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऊपर होता है। ठीक है, थोड़ी चीज़ है। याद रख पाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव भी नहीं कर पाते हो, याद भी नहीं कर पाते हो, तो घर जाओ। तो उसको एक काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो करना ही है। अगला लिखो बेसिक बफर। अरे बेसिक बफर तो करवाएंगे, अभी टाइम है, छोड़ दें, अपने से डिराइव कर लोगे फॉर्मूला। हाँ, तो मालूम है, लिखो ये बेसिक बफर। फाइंड पीएच अब, वो फॉर्मूला छाप लिए थे ना बे? फाइंड पीएच अब अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर having concentration 0.1, having concentration 0.1 with respect to ammonium hydroxide and 0.1 with respect to ammonium chloride। ये भी दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, जल्दी करो। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी कराया है जिंदगी में? कराया हुआ है, बस वहां बताया नहीं था कि बफर सोल्यूशन, यहाँ बता रहे हैं बफर।
हाँ तो कुछ लोग तुरंत पीछे पलट रहे हैं, थोड़ा धीरे पन्ना पलटो यार, यहाँ तक आवाज आ रही है। हाँ, केबी की वैल्यू कितनी दी है? 2 × 10⁻⁵ क्या कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड। फाइव पॉइंट फोर 5.4 कौन बोल रहा है बे? नहीं आएगा 5.4। अरे एक मिनट यार, कितना दिए केबी? 2 × 10⁻⁵ ना। 9.15। नहीं, 9.3। 9.3 आना चाहिए। हाँ जी, 9.3 है। 9.3 कितने लोग आंसर निकाले हो? तो ये तो क्लास में कराया हुआ है। और अगर मैं अभी जस्ट निकाल सकता हूँ सॉल्व करके, तो तुम तो सॉल्व करके निकाल ही सकते हो पीछे से देख के। ज्यादातर लोग वही तो कर रहे हैं, इसलिए बता। 9.3 आना चाहिए। अभी जस्ट किया, आएगा। कितने लोग 9.3 निकाल लिए आंसर? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर रहा मैं। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। कहाँ कराया है वे? डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस में। जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, एक ही क्वेश्चन दिया था, उसका तीसरा पार्ट सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ बताया नहीं था कि बफर है, यहाँ बता रहे हैं कि बफर है। जब डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड पढ़ा रहे थे तो एसिडिक बफर भी पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे, बस तुम्हें पता नहीं चला होगा। ऐसा करो, एक फॉर्मूला डिराइव कर लो खुद से डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस का। देखो, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ पीएच और बेसिक बफर। और मैं तुम्हारे लिए वो फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या आएगा बेसिक बफर का, और तुम अपने मन से डिराइव करके ये वही लिखा हुआ है। ये छापना नहीं पे फॉर्मूला, ये डिराइव करके ले आना, ठीक है? अगर ये फॉर्मूला अपने मन से डिराइव करके ले आ पाए, इसका मतलब कि तुम्हें कुछ आता है केमिस्ट्री में, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत दिमाग है। नहीं ला पाते हो तो आप लोग, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर केमिस्ट्री के भरोसे मत रहना। डिराइव कर लोगे ना? अगला जो टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। इसको पेन में बदल क्यों दिया, पकड़।